हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी हेयर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लेमिंगो का सेकेंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, इसको लिखे हैं एनिस जंग ने। एनिस जंग एक्चुअली मैं एक बुक लिखी हुई थी, उसी बुक में से एक छोटा सा पार्ट इसमें बताया गया है। तो इस पार्ट में ये बताया गया है, उन बच्चों को जिक्र किया गया है जो रोड के किनारे कूड़े में अपना समय, अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं होती है, उनके खाने के लिए खाना नहीं होती है, और वो इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करके कभी कभी उनको जान भी देनी पड़ती है। ये जो थ्योरी है ना, ये आज भी हमारे देश में होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और सिर्फ अपना जीवन पूरे काम में लगे हुए रहते हैं। इस जंग जब घर से वो निकलती है ना, तो उनके सामने एक कचरा का ढेर पड़ा रहता है। उसमें सारे बच्चे लोग कचरा उठाते हैं। तो उसी में से एक बच्चे को पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उस बच्चे का जवाब आता है कि मेरे पास और कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो मैं क्या करूं। तो एनिस जंग बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं एडमिशन करवा लेते, वहाँ पे जाओ, एडमिशन करवाओ। तो वो बोलता है कि मेरे आसपास में कोई स्कूल है ही नहीं, तो मैं क्या कहाँ जाऊँ, आप ही बताओ, आप बताओ तो मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो एनिस जंग बोलती है, मैं तुम्हारे लिए झूठा प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खुलवा दूँगी, तो वहाँ पर तुम जाना। कुछ दिन के बाद वो एनिस जंग उसी रास्ते से जा रही थी, तो एक बच्चे दौड़े दौड़े गए और उनसे पूछा कि क्या आप मैम, आपने मेरा स्कूल खोल दिया है। तो वो बोलती हैं, स्कूल बनने में अभी बहुत टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। तो उनको अपने किए गए वादों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये बहुत कोई ऐसे होंगे मेरे जैसे झूठे वादे करते होंगे। साहिब का घर बांग्लादेश में था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बाढ़ आई हुई थी, तो उसके कारण सारा घर उनका तहस नहस हो गया था और उन्हें वहाँ से जाने के लिए अलर्ट मिल गई थी। तो वो अपना घर को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर के सब उन लोग दिल्ली की सीमापुरी जगह एक प्लेस है, वहाँ पे आने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पे सारे छोड़ करके दिल्ली शिफ्ट हो जाने के लिए सोचने लगते हैं। वहाँ पे वो लोग देखने लगते हैं कि एक नया जॉब उनको देखना था, नई ऐसा कुछ देखना था कि ताकि उनका जीवन व्यतीत हो सके। कोई काम नहीं मिलता तो वो फिर से कचरे को जुटाने शुरू कर देते हैं। एनिस जंग ने उससे नाम पूछा तो उसने बताया, बिना सोचे समझे उसने बताया, मेरा नाम साहिब है मैम। उसको अपना नाम का पता नहीं था कि उसका नाम का मतलब क्या होता है। उसका नाम का मतलब ये होता है कि राजा, साहिब, ब्रह्मांड का राजा। कोई भी उसे आते जाते वाले आदमी पूछते थे उनका नाम, तो वो एकदम अच्छे से बोलता था कि मेरा नाम है साहिब आलम। बच्चे एकदम मॉर्निंग में उठते थे, सारे बच्चे एक साथ मिल करके फिर कूड़ा चुनना स्टार्ट कर देते थे। फिर वैसे ही दोपहर होते होते ये लोग बच्चे सब गायब हो जाते थे। जंग वहाँ से गुजरते रहती थी और कभी कभी मिल जाते थे बीच में, तो उन लोग से बातें हो जाती थी। इससे इस तरह उनका मुलाकात बढ़ने लगा था। उन्होंने देखा कि एक ऐसे ही बच्चों का झुंड मेरे अपोजिट साइड से, मीन्स एनिस जंग के अपोजिट साइड से आ रही थी। जब वो सामने आते हैं ना बच्चे एनिस जंग के, तो एनिस जंग देखती हैं कि उनके किसी बच्चे के पैर में चप्पल नहीं होती हैं। तो वो पूछती है कि भाई तुम लोग बताओ कि चप्पल क्यों नहीं पहने। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मैम, मेरा जो चप्पल है वो मेरी अम्मी छज्जे पे रखी हुई रहती है और मुझे कभी देती ही नहीं है पहनने के लिए। ऐसे एक दूसरा लड़का बोलता है कि इसको तो अम्मी दे देती है तो ये अपना चप्पल फेंक देता है। लेकिन वो जो बोल रहा था ना, उसके पैर में 2 चप्पल थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग कलर के थे। एनिस जंग बोलती है, अरे तुम्हारे पैर पे तो 2 कलर के चप्पल पहने हुए हो। तो वो तुरंत, उसे थोड़ा ख़राब लगती है, तो एक पैर जो है वो पीछे ले जाता है। एक तीसरा लड़का जो रहता है वो बोलता है कि मैम, हमें जूता पहना, मुझे जूता पहनना बहुत अच्छा लगता है, दूसरा को देखना तो और मुझे अच्छा लगता है।
अनिश ना कंटिन्यूस इसी तरह हर जगह पे गई, कई जगह पे गई और हर जगह देखती थी कि कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता था या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते थे जिनके पैर पे जूते या चप्पल कुछ भी नहीं होते थे और उनके हाथ में और कंधे पे लगे हुए एक बोरा रहती थी और उस पर सिर्फ कचरा ही कचरा भरा हुआ रहता था। उन्होंने एक रास्ते में एक लड़के से पूछा, एक आदमी से पूछा कि ये लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये परंपरा है। लेकिन ये असलियत में ये परंपरा नहीं होती है, ये होती है उनकी मजबूरियाँ जो उन्हें अंदर ही अंदर खाते रहती है, उनकी सारी चाइल्डहुड खा चुकी होती है। एनिश यंग अपने मन में ही बोलती है ये तो एक्सक्यूज़ है गरीबी ना दिखाने का, ये कोई परंपरा नहीं होती है कि जो कुछ कचरा चुनते हैं उसे चप्पल ना पहना जा सके, ये सब अफवाह है। मेन बात ये है कि ये एक्सक्यूज़ है और इन लोग को मिलता नहीं है चप्पल पहनने के लिए। शंग बोलती है मुझे एक व्यक्ति का कहानी याद है। कहानी में एक बच्चे होते हैं जिनके पापा पुजारी होते हैं, वहीं पे जाकर के उन लोग पढ़ाई करते हैं। जब से ही पढ़ाई ख़त्म होती है तो वो मंदिर पे जाते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी मुझे एक जोड़े चप्पल दिला दो। जब 30 साल के बाद एनिश यंग उस जगह फिर से जाती है, उस मंदिर में फिर से जाती है, तो वहाँ पे देखती हैं कि जगह पूरा निर्जन हो चुका था, कोई व्यक्ति वहाँ पे दिख नहीं रहा था और उस मंदिर में ना नया पुजारी आ चुका था। और वहाँ पे देखती हैं कि एक बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहने वहाँ से दौड़े दौड़े आ रहा होता है। स्कूल का जो बैग उनके टंगा हुआ था तो वो खोलता है बैग को और फिर फोल्डिंग के बेड पे टांग देता है। तो इसी बच्चे को देख करके उस बच्चे का तुरंत याद आ गया जो कहानी सुनी थी, जो मंदिर में प्रार्थना किया हुआ करता था। तो भगवान उसकी प्रार्थना सुन भी लेते हैं और उसे 2 जोड़े चप्पल दे देते हैं। जूते मिल जाते हैं तो वो फिर से भगवान के पास जाता है और बोलता है कि हे भगवान अब इस जूते को ना कभी टूटने ना देना। से जब बातचीत होने लगती है तो वो चले जाती हैं सीमापुरी जगह में। वहाँ पे देखती हैं कि 10,000 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो रेड पिकर होते हैं, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे होते हैं और उनके पास एक कार्ड होता है। वो कार्ड का नाम था राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड से हर एक अनाज जो होती है वो कम दाम में मिलती थी, तो उसी तरह उन्हें राशन कार्ड मिली थी। और एक और कार्ड था उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड थी, जिस पे उनका हक था अपने नेता को अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने के लिए। रेड पिकर्स लोग 30 साल पहले यानी 1971 में बांग्लादेश से आकर के यहाँ पे बस गए थे। कहाँ पे? दिल्ली के सीमापुरी जगह पे। एनिश यंग वहाँ पे एक लेडीज़ से पूछती हैं कि आप क्यों वहाँ से आ गए बांग्लादेश छोड़ करके यहाँ पे। तो वो बोलती हैं कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ना ही मुझे खाने के लिए कुछ था और सारा मेरा घर वहाँ पे तहस नहस हो गया था, सारा मेरा कारोबार तहस नहस हो गया था। हमें जीने के लिए भोजन चाहिए, पहचान नहीं, और ना ही कपड़े और ना ही जूते। मुझे भोजन जहाँ मिलेगी मैं वहीं पे रुक करके तंबू गाड़ करके मैं वहीं रहना बसना शुरू कर दूँगी और बच्चों लोग को भी बोलूँगी कि जाओ जो तुम लोग को मिलता है वहीं जा कर के खाओ, मैं क्या कर सकती हूँ। वहीं पे उन लोग के बच्चे वहीं पे जन्म लेते हैं, वहीं पे बढ़ते हैं, वहीं वैसे ही अपना बचपन व्यतीत कर देते हैं और उन्हीं के साथ काम करना शुरू भी कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद एनिश यंग जो हैं वो साहिब से दोबारा मिलती हैं और वो कहाँ मिलती है, वो टेनिस जो खेलते हैं उस क्लब से बाहर खड़े हुए थे। मैं उसके पास जाती हूँ और बोलती हूँ तुम यहाँ पे हो? तो साहिब बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मुझे ये खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो गार्ड अंकल है ना वो मुझे जाने के लिए अनुमति भी देते हैं और मैं अंदर में जा कर के बहुत झूलता भी हूँ। बहुत ही एक्साइटेड होकर के बोल रहा था और खुद साहिब ना वो खुद अपना टेनिस जूता पहन के आए हुए थे। एनिश यंग बोलती है ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो लड़का बोलता है, साहिब बोलता है कि ये जूते मुझे मेरे दोस्त ने दिए गिफ्ट में।
और लेकिन ये फैक्ट नहीं होता है, वो उसे असलियत में उसे कोई अमीर लड़का जूता फेंक दिया होता है और वही जूता ये पहन लिया था। वो जो जूता था ना, वो एक उंगली जो होते हैं वो फटा हुआ था, लेकिन उसको साहिब को कोई परेशानी नहीं थी। जो बच्चे पैर में एक भी जूते नहीं थे और वो उसे जूता मिल गए जैसे तैसे, तो वो इसी में खुश हो जाते हैं। उन्हें टेनिस खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन ये शौक़ कभी पूरा ना हो पाया क्योंकि उनकी पैसे की कमी भी थी और प्लस उन्हें कोई अंडरस्टिमेट सब कोई करते थे। कुछ दिन के बाद एनिस चंग फिर उसी रास्ते से गुजर रही होती है जिधर साहिब रहते थे। वहाँ उन साहिब के बीच में बैग ना देख करके कूड़ा करकट ना देख करके अब उनके हाथ में केन दिखती है। तो उनसे पूछती हैं कि ये केन अब तुम्हारे हाथ में? तो वो बोलते हैं कि मैम अब मैं काम करने लगा हूँ, अब मुझे दिन के 800 रुपये मिलते हैं, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और प्लस हर दिन खाना मिलता है। और फिर जब एनिस चंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस काम से खुश हो, तो वो साहिब कुछ नहीं बोलते और अपना चेहरा झुका लेते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मेरा ये जो कैन है वो बहुत भारी है, उस बैग से, उस कूड़े से, इसमें मेरी जिम्मेदारी हो गई है। मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं उनके लिए काम करता हूँ, उनकी खुशी देखता हूँ, अब बस मैं अपना पेट भरता हूँ। उसका जो बैग था वो हल्का इसलिए था क्योंकि वो बैग उसका खुद का था, लेकिन ये जो कैन है ना वो किसी और के अंडर में आ चुका है। कहानी के लास्ट में एनिस चंग बोलती हैं कि साहिब वो खुद का मालिक नहीं था, वो किसी और का गुलाम बन चुका था और उसके हाथ में जो केन थी वो ज़्यादा भारी थी उसके बैग के कंपेयर में। तो ये कहानी आपको यहाँ पे समाप्त होती है। मैं बता दूँ कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे यहाँ तक की। और रही बात पार्ट 2 की, तो वो मैं जल्दी 2 दिन में लेकर के आऊँगी, तो हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट 2 पूरी डिटेल में। थैंक यू।